हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट कांस्टेंट है उसको डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे हम। सो लेट अस सी, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए पढ़ा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। सो ऐसे nth ऑर्डर के लिए दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब nth ऑर्डर के लिए कॉमनली एज वी हैव कैलकुलेटेड रेट k इक्वल्स टू 1 अपॉन t n माइनस 1 अपॉन 80 रेज टू द पावर n माइनस 1 minus 1 upon a naught raised to the power n minus 1. This is the rate constant for nth order reaction. And T half is directly proportional to 1 by a naught raised to the power n. This is for nth order. अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए we know that T half equals to a नोट बाई 2k, तो 0 माइनस वन तो a नोट रेज टू पावर माइनस वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा a नोट मीन्स t हाफ। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a नोट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 माइनस वन 0, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 मीन्स टी हाफ कांस्टेंट। टी हाफ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। दैट इज दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड समटाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो देखो ये अपने पास रिएक्टेंट्स है A, प्रोडक्ट्स 0 है। ये जब टाइम अपने पास t इक्वल्स टू 0, t टाइम के ऊपर हम इनको एज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को x, तो रिएक्टेंट्स वी एज्यूम इट इक्वल टू a माइनस एक्स। तो यहाँ से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिसोसिएटेड x अपॉन a। तो ये इस फॉर्मूले में फॉर्मुलेट कर देंगे हम। इसको kt को लिख सकते हैं kt इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, और इसको हम पुट कर सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस kt इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन a। उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया नेचुरल लॉग को। अब देखो यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं इसको हम, e रेज टू द पावर माइनस kt इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई ए। अब इनको साइड चेंज करेंगे तो x बाई ए इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस kt। तो ये आ गया अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म्स में। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को पुट कर सकते हैं 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस kt रेट कांस्टेंट की टर्म्स में। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अब देखो कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं। उनके अंदर फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट ऐसे डिकम्पोज होता है ऑन हीटिंग इनटू N2O प्लस H2, N2 प्लस H2, 2 मोल्स ऑफ H2O, और N2O5, दिस इज डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है रिएक्शन। ये डिसोसिएट ऐसे हो जाता है इनटू NO2, 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस हाफ ऑफ O2 गैस। सो इसके अंदर रेट कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। हियर rate constant of a reaction
is calculated by volume of O2 formed rate constant of a reaction is calculated by calculating the volume of O2 formed at different time intervals. अलग अलग टाइम इंटरवल्स के ऊपर रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो इनिशियली यहाँ पे इनिशियली हम क्या कह सकते हैं, इनिशियली जब टाइम क्या है जीरो है, तो टाइम जीरो है तो O2 का भी वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे जीरो ही होगा इनिशियली, क्योंकि इनिशियली नो O2 इज फॉर्म्ड. अब देखो एट टाइम t initially V of O2 equals to 0 because dissociation start ही नहीं हुआ है. अब उसके बाद देखते हैं हम t टाइम के ऊपर, एट t टाइम वॉल्यूम ऑफ O2 वॉल्यूम ऑफ O2 Vt. So Vt is directly proportional to the amount of N2O5 dissociated. जितना N2O5 डिसोसिएट होगा इतना ही वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का होगा. तो Vt हम क्या कह सकते हैं, Vt is directly proportional to X. वॉल्यूम डिसोसिएटेड को क्या मान लिया आपने X. अब देखो एट टाइम t बराबर इन्फिनिटी. इन्फिनिटी मतलब रिएक्शन इज गोइंग ऑन कंप्लीशन, रिएक्शन पूरी होने वाली है लगभग. तो रिएक्शन जब पूरी होने वाली है तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट V इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ N2O5 डिसोसिएटेड एट t इनफाइनाइट. और वो किसके बराबर होगा, जब इनफाइनाइट टाइम हो गया तो मतलब लगभग सारी जो अपने पास क्या है सारी N2O5 और सारी डिकम्पोज हो चुकी इनफाइनाइट टाइम पे. तो V इनफाइनाइट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, V इनफाइनाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने क्या अज्यूम करी है, इनिशियल A है तो इनकी 0 0. अब t टाइम पे उसके हम x अज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा A माइनस x. तो वो A के बराबर हो गया. तो इस रेट कांस्टेंट में ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2.303 t log 10 बेस. इनिशियल A मींस V इनफाइनाइट अपॉन A माइनस x मींस V इनफाइनाइट माइनस Vt. सो दिस इज द रेट कांस्टेंट. इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2. अब वो जो अमोनियम नाइट्राइट के केस में करना है तो उसके व्याप पे उसमें हम वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो NO2 क्या रह जाएगा, दिस रिमेन्स इन सॉल्यूशन, और ऑक्सीजन का वॉल्यूम जो आएगा उसके भी आप पे वी कैन कैलकुलेट. नाउ अनदर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन. देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है. डिकम्पोजेस इनटू H2O प्लस हाफ ऑफ O2 गैस. अब इसमें रेट कांस्टेंट दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, आइदर बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ O2, और इस जो H2O2 है इसकी KMnO4 के साथ पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह. तो मतलब उसके साथ टाइट्रेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ O2 की टर्म्स में तो जैसे हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किया है उसी की व्याप पे हो जाएगा. So in the above reaction, so rate constant can be calculated by two ways. Either correcting the volume of O2 like case 1, or by titrating
H2O2 हाइड्रोजन peroxide with KMnO4 potassium permanganate, redox titration करवाएंगे उसमें हम। तो उसमें क्या कर सकते हैं, देखो उसके केस में जैसे इनिशियली टाइम जब 0 है, तो टाइम 0 है तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड को हमने क्या मान लिया, V नोट, जब टाइम t 0 है तो इज इक्वल टू द इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट, और इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 को क्या अज्यूम कर लिया हमने, A है। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड एट टाइम t के ऊपर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड को क्या मान लिया हमने, VT। तो VT क्या हो गया, इज इक्वल टू द, देखो कितना H2O2 डिकम्पोज हो चुका, तो डिकम्पोज हो चुका कैसे बनाएंगे हम, जैसे इनिशियली A था, फिर इसका अमाउंट X बन गया, तो H2O2 बच गया कितना, A माइनस X। तो एट टी टाइम के ऊपर अमाउंट ऑफ H2O2 decomposed, that is V naught initially H2O2 decomposed, that is equal to X। तो H2O2 decomposed A कितना हुआ, ये X तो O2 बन चुका, तो H2O2 decomposed कितना हो गया, बच गया कितना, A minus X, amount of H2O2 left after decomposition। तो X डिकम्पोज हो गया अमाउंट, तो बच गया कितना, A माइनस एक्स। तो यहाँ पे K बराबर क्या पुट कर सकते हैं, 2.303 अपॉन T log 10 बेस V नोट अपॉन A माइनस एक्स को क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, VT। तो इसके भी आप पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अब देखो नेक्स्ट थर्ड केस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दीज आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे सीम्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर। जैसे इसके दो एग्जांपल्स हैं अपने पास, एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, और दूसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। देखो एस्टर के केस में ये अपने पास रिएक्शन, जैसे कोई भी एस्टर एज्यूम कर लिया अपन ने, इथाइल एसीटेट, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। जब एसिड कैटलिस्ट लेते हैं हम यहाँ पे, तो उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराएंगे तो बन जाएगा अपने पास CH3COH प्लस C2H5OH। अब देखो इसके हाइड्रोलाइसिस के बाद इसमें ये प्लस वाटर लेते हैं, तो अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन वाटर क्या होता है यहाँ पे, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो उसकी कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए उसको हम कांस्टेंट में इंक्लूड कर लेते हैं, उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम कर लिए। अब यहाँ से देखो कि ये जो एसिड बनेगा, दिस एसिड इज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ इसको हम टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेट करेंगे तो इनिशियली जब टाइम t बराबर 0 है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड, वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड जो होगा उसको मान लिया हमने V नोट, और वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो इनिशियली एसिड तो बना नहीं है, रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई है, तो केवल H प्लस, तो लेकिन जो कैटलिस्ट है वो तो रिएक्ट करेगा ना बेस के साथ,
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ H प्लस एज कैटलिस्ट, वो हो गया V नोट आपका। अब देखो टी टाइम पे, टाइम टी के ऊपर वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम, उसको हमने अज्यूम कर लिया VT। तो अब VT होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H प्लस, दिस इज प्रेजेंट एज अ कैटलिस्ट, ये बाद में भी होगा टी टाइम के ऊपर, प्लस अब ये मान लो हाइड्रोलाइसिस जो इसका शुरू में हमने अमाउंट लिया, दिस इज CH3 CO C2H5 प्लस H2, इसका इनिशियल अमाउंट A लिया, तो इनका शुरू में 0 0 है, तो इसका x इसका x, तो इसका A माइनस एक्स, ये t बराबर 0 पे और ये t टाइम पे, तो x अमाउंट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइज हो गया अब t टाइम के ऊपर, तो कैटलिस्ट प्लस CH3 COH4 और इसको क्या मान लिया हमने x, तो यहां से x को क्या कह सकते हैं हम, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो H प्लस किसके बराबर माना हमने, V नोट, टी टाइम के बराबर, तो VT में से अगर हम टी टाइम पे जो वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम हो रहा है वो VT है, ये प्लस दिस, तो इस ये निकालने के लिए VT में से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, V नोट VT टोटल कंज्यूम हो रहा है और उसमें से V नोट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये खाली x टाइम टी टाइम के ऊपर x मतलब जो एसिटिक एसिड बचा है उसके लिए आ गया ये आंसर। अब अपने पास टाइम t बराबर इनफाइनाइट टाइम, मतलब हाइड्रोलाइसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट, हाइड्रोलाइसिस लगभग कंप्लीट हो गया, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड, ये मान लिया हमने V इनफाइनाइट, तो V इनफाइनाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया H प्लस अपने पास एज अ कैटलिस्ट। अब देखो प्लस इनफाइनाइट जब टाइम हो गया तो ये पूरा जो A कंसंट्रेशन थी ये हाइड्रोलाइज हो चुकी, तो मतलब जो एसिड बना प्लस CH3COH, तो CH3COH मैक्सिमम अमाउंट में जो बन गया, तो वो मैक्सिमम अमाउंट में CH3COH कितना बन गया, वो हो गया अपना A के बराबर। तो यहां से A अपने को निकालना हो तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V इंफिनिटी माइनस H प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से V नोट। अब ये इन वैल्यूज को अपन फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट में K इक्वल्स टू अपना आ गया 2.303 अपॉन T log 10 बेस, तो इनिशियली अपना क्या था A अपॉन A माइनस एक्स, तो A कितना आ गया अपना V इंफिनिटी माइनस V नोट अपॉन A माइनस एक्स, तो V इंफिनिटी माइनस V नोट माइनस VT प्लस V नोट, तो ये V नोट से कैंसिल हो गया, तो यहां से दिस इंप्लाइज K कम्स टू बी 2.303 अपॉन T log 10 बेस V इंफिनिटी माइनस V नोट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। ये आ गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स के केस में। देखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, दोबारा देखते हैं इसको कि रिएक्शंस में जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे अपीयर सीम्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का एग्जांपल अभी देखते हैं, एस्टर ये अपन ने इथाइल एसीटेट एस्टर ले लिया, वाटर के साथ रिएक्शन कराई इसकी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, H प्लस वी आर टेकिंग हियर एज अ कैटलिस्ट, एसिड बन गया प्लस इथाइल अल्कोहल बन गया, तो इथाइल अल्कोहल ये एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल बन गया। अब जब टाइम t बराबर क्या था 0 था, मतलब रिएक्शन की शुरुआत थी, तो रिएक्शन की शुरुआत थी तो इनिशियल कंसंट्रेशन एस्टर की क्या ली हमने A, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब एस्टर की A ली है हमने तो इनकी हो गई 0 0। अब t टाइम के बाद इनकी हमने x अज्यूम कर ली, तो ये क्या बच गया A माइनस एक्स। अब देखो ये जो एसिड बनेगा अपने पास उसकी हम टाइट्रेशन करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, तो इनिशियली वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड V नोट मान लिया हमने,
तो इनिशियली रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है, मतलब टी टाइम 0 के ऊपर। तो जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो एसिड तो बना नहीं है, एसिटिक एसिड तो NaOH कितना कंज्यूम होगा, जितना H+ हम कैटलिस्ट के फॉर्म में ले रहे हैं। तो वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ NaOH कंज्यूम्ड V0 बराबर अमाउंट ऑफ H+ टेकिंग एज ए कैटलिस्ट। अब देखो टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद X अमाउंट तो एसिटिक एसिड बन चुका प्लस H+ कैटलिस्ट, ये दोनों मिलके NaOH कंज्यूम करेंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये भी टाइट्रेट होगा और ये भी टाइट्रेट होगा। तो उसको हमने Vt बराबर क्या मान लिया, H+ कैटलिस्ट प्लस CH3COH फॉर्म्ड। अब CH3COH फॉर्म्ड को क्या माना, X। तो X बराबर क्या हो गया, इस Vt में से हमने H+ को घटा दिया, तो Vt माइनस V0 वो किसके बराबर आ गया, X। अब टाइम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब कि पूरी रिएक्शन इज ऑलमोस्ट गोइंग ऑन कंप्लीशन, पूरी होने वाली है। तो पूरी होने वाली है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये पूरा जो एस्टर है ये हाइड्रोलाइज हो चुका। तो मतलब जो एसिटिक एसिड बना, जितना ये था A, तो इतना ही एसिटिक एसिड बन गया। तो अब NaOH कंज्यूम्ड को क्या मान लिया हमने, V इनफाइनाइट। तो वो बराबर हो गया H+ कैटलिस्ट प्लस CH3COH मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या मान लिया A। तो A बराबर आ गया V इनफाइनाइट माइनस V0। इनको उसमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर आ गया ये। अब उसमें फोर्थ देखो, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स में ये फर्स्ट इसका एग्जांपल था A, और ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर B। ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो सुक्रोज अपने पास क्या होता है, C12H22O11। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, वही वाटर लार्ज एक्सेस में है और H+ वी आर टेकिंग हियर एज अ कैटलिस्ट, तो ये बन जाएगा इससे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो इसको एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स में निकालेंगे, तो ये ग्लूकोज का जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा, वो होता है +66.5 डिग्री, और ग्लूकोज का होता है 52.5 डिग्री प्लस, और फ्रक्टोज का होता है -92.0 डिग्री। अब देखो नेट रोटेशन, जो नेट रोटेशन है ऑफ पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर में हम इसको मेजर करते हैं। तो नेट रोटेशन ऑफ पोलैरिमीटर प्लस से 0 में जाएगा और फिर 0 से माइनस में आएगा, क्योंकि नेट रोटेशन देखो हाइड्रोलाइसिस के बाद इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज बन गया प्लस फ्रक्टोज बन गया। अब ग्लूकोज का तो +52 है और इसका -92 है, तो नेट रोटेशन तो नेगेटिव हो गया, तो प्लस से 0 में जाएगा और फिर माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर रोटेशन, नेट पॉजिटिव 0 एंड नेगेटिव। अब उसमें देखो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो R0 इज द इनिशियल रोटेशन एट टाइम t बराबर 0 पे, RT इज द rotation at time t and R infinity is the rotation at time infinite, मतलब पूरा हाइड्रोलाइज हो चुका, हमने ये मान लिया। तो एट रोटेशन एट टाइम t, एट टाइम t टाइम के बाद इनिशियल तो R0 वन है, तो t टाइम के बाद इनिशियली इसको हम a मानते हैं, तो ये हो गया अपने पास 0 0 0 0। अब ये x है, ये x है, तो ये बच गया अपने पास a माइनस एक्स। तो t टाइम के बाद जो रोटेशन आएगा अपने पास, वो शुगर और इनकी वजह से तो पॉजिटिव रोटेशन आएगा और फ्रक्टोज की वजह से नेट रोटेशन नेगेटिव आएगा। तो t टाइम के बाद हम क्या कह सकते हैं, x जो है अपना रोटेशन वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 माइनस RT, क्योंकि x जो अपने पास बन गए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो वो R0 इनिशियल था माइनस t टाइम के बाद जो भी रोटेशन है उसको केयरफुली नोट करके वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब रोटेशन एट टाइम t बराबर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टाइम के ऊपर ये पूरा हाइड्रोलाइज हो चुका होगा, तो पूरा हाइड्रोलाइज हो चुका होगा शुगर, तो हमने उसको a को क्या मान लेंगे, R0 माइनस R इनफाइनाइट। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t
log 10 base r naught minus r infinite upon a minus x. So r naught minus r infinite minus r naught plus rt. तो r naught से r naught कैंसिल हो गए, तो ये अपने पास k comes to be 2.303 upon t log 10 base r naught minus r infinite upon rt minus r infinite. ये एंगल ऑफ रोटेशन की टर्म्स में देखो, इसको दोबारा देखते हैं. ये शुगर है, शुगर का नेट रोटेशन प्लस है, इसका ग्लूकोज का प्लस है, फ्रक्टोज का माइनस है. तो प्लस से माइनस में जाएगा, नेट रोटेशन जीरो होके जाएगा. तो प्लस से पहले प्लस से कम होता आएगा, फिर उसके बाद माइनस में बढ़ेगा. तो इनिशियली ए है, इन दोनों की वजह से हाइड्रोलाइज नहीं है, 0 0. उसके बाद इनका एक्स एक्स अज्यूम कर लिया, तो ये क्या बच गया अपने पास, ए माइनस एक्स. अब ए माइनस नेट रोटेशन ऑफ पोलरिमीटर जो है, आर नॉट को मान लिया हमने इनिशियल रोटेशन, जब टाइम टी 0 था. तो इनिशियल रोटेशन ये किसकी वजह से आएगा, दिस इज ओनली ड्यू टू सुक्रोज. अब वो आर नॉट मान लिया हमने. टी टाइम के बाद रोटेशन है टाइम टी, तो टी टाइम के बाद ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज भी बन चुके और सुक्रोज भी है. तो वो टी टाइम के बाद को रोटेशन माना हमने आर टी, और इनफाइनाइट टाइम मतलब पूरा सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो चुका है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में. तो वो उसको मान लिया हमने आर इन्फिनिटी. अब देखो रोटेशन है टाइम टी, तो टी टाइम के बाद मतलब इसका एक्स अमाउंट हाइड्रोलाइज हुआ है. तो इनिशियल में से जो टी टाइम के ऊपर रोटेशन आ रहा है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, तो नेट रोटेशन आ जाएगा अपने पास कितना हुआ. उसके बाद इनफाइनाइट टाइम के ऊपर पूरा हाइड्रोलाइज हो चुका, तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्योंकि ये पूरा खत्म हो चुका. तो ए के बराबर नेट रोटेशन शुरू के में से 0 माइनस इनफाइनाइट टाइम पे जो रोटेशन आ रहा है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर. तो इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगी अपने पास, रेट कांस्टेंट ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, और वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. उसके बाद नेक्स्ट ये है कुछ कंसेप्ट्स दे रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. So next the reaction in sequential step that we are going to discuss in the next lecture. So thank you.